नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए तृतीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान जो हम निरंतर यूरोप की संयुक्त व्यवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं, नेपोलियन के पश्चात जो यूरोप की संयुक्त व्यवस्था यानी प्रशासनिक जो शासन से संबंधित यानी उनकी जो संयुक्त व्यवस्था बनाई जाती है, जॉइंट सिस्टम बनाया जाता है, उसे कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप भी कहा जाता है। बात की जाए तो उसी व्यवस्था के तहत हम देखेंगे किस तरीके से उनके द्वारा जो यूरोप की समस्याओं का समाधान करने के लिए जो निरंतर क्या सम्मेलन बुलाए जाते हैं। उसी सम्मेलन में अगर बात की जाए, उसी सम्मेलन की कड़ी में जो हम आज पढ़ने वाले हैं, जिस सम्मेलन को अगर बात की जाए, कौन सा सम्मेलन पढ़ेंगे, लाइबेक सम्मेलन के बारे में। इससे पहले अगर बात की जाए तो हमने ट्रोपो सम्मेलन के बारे में पढ़ा था। अब ट्रोपो सम्मेलन के पश्चात जो ये लाइबेक सम्मेलन बुलाया जाता है, इसकी मूलतः इसकी वजह क्या होती है, इसके पीछे जो उद्देश्य और कारण क्या होता है। जिस तरीके से हमने नेपल्स के सम्मेलन के बारे में पढ़ा, नेपल्स के सम्मेलन में आपको याद होगा पिछली क्लास में हमने उसका जिक्र किया था, ट्रोपो सम्मेलन की अगर बात की जाए तो जिसका हमने पिछली क्लास में जिक्र किया है, ट्रोपो सम्मेलन को पढ़ा है। तो ट्रोपो सम्मेलन में जो जिस तरीके से नेपल्स की समस्या का समाधान करने के लिए वो सम्मेलन बुलाया गया था, उसमें उस नेपल्स की समस्या का समाधान नहीं हो पाता। अब बात करते हैं कि नेपल्स क्या है। नेपल्स एक राज्य है। जो बात की जाए वहाँ पे जो राजतंत्र है, जो निरंकुश राजतंत्र की जो स्थापना की गई, वहाँ का शासक अगर बात की जाए तो फर्डिनेंड वहाँ का शासक होता है। तो उसी दौरान नेपल्स में तुम देखोगे जिस तरीके से जो नेपोलियन के पतन के पश्चात जो लोगों में लोकतंत्र की भावना प्रबल रहती है, अभी भी जो पूर्णतः जो उसका दमन नहीं हो पाया, क्रांतिकारी विचार लोगों में देखे जाते हैं। और इस तरह के यूरोपीय जो देशों के द्वारा जिस तरीके से मूल मित्र राष्ट्रों के द्वारा जो क्या किया जाता है, यूरोप में पुनः जो राजतंत्र की स्थापना की जाती है और नया जो शासन व्यवस्था उनके द्वारा स्थापित की जाती है, तो उसका विरोध जगह जगह देखने को मिलता है। और इटली का जो क्षेत्र है, इटली के क्षेत्र पर तो किसका अधिकार रहता है, ऑस्ट्रिया का अधिकार रहता है। तो इटली के जिन क्षेत्रों में जो विद्रोह होते हैं, मूलतः उनका दमन करने का प्रयास जो किसके द्वारा, ऑस्ट्रिया के द्वारा किया जाता है। अब ये नेपल्स का क्षेत्र होता है, एक छोटा सा राज्य होता है इटली में बात की जाए, और इटली के राज्यों के द्वारा जो ऑस्ट्रिया की अधीनता में क्या किया जाता है, शासन किया जाता है। ट्रोपो सम्मेलन में ये व्यवस्था को नेपल्स की समस्या को सुधारने का प्रयास किया जाता है। वहाँ का शासक जो नेपल्स का शासक कौन सा है, फर्डिनेंड है। और नेपल्स राज्य कहाँ पे स्थित है, इटली में स्थित है। अब बात की जाए ट्रोपो सम्मेलन में इस समस्या का समाधान नहीं होता, क्योंकि यहाँ की जनता के द्वारा क्या कर दिया जाता है, विद्रोह कर दिया जाता है और जो राजा को मजबूरन इस क्षेत्र से भागना पड़ता है। जनता के विद्रोह के पश्चात जो फर्डिनेंड है जो नेपल्स छोड़कर भाग जाता है और वहाँ चला जाता है ऑस्ट्रिया जाने के पश्चात जो उसके द्वारा उसी सम्मेलन में, जो ट्रोपो सम्मेलन में जो ऑस्ट्रिया से जो सहायता की अपील की जाती है, प्रार्थना उसके द्वारा की जाती है। और ये किसकी, ऑस्ट्रिया की अधीनता में शासन कर रहा है, तो ऑस्ट्रिया भी चाहता है कि नेपल्स पे उसी का नियंत्रण हो। तो ये मांग की जाती है। अब नेपल्स में हुए विद्रोह का दमन करने के लिए ही मूलतः देखा जाए तो ये लाइबेक सम्मेलन बुलाया जाता है। अब लाइबेक सम्मेलन में इनके द्वारा जो अपनी कार्रवाई, सैन्य कार्रवाई को क्या किया जाता है, वैध ठहराने का प्रयास किया जाता है, जिसके तहत जो दिखावे के रूप में जो इनके द्वारा सम्मेलन बुलाया जाता है। हालांकि ब्रिटेन के द्वारा यहाँ इसका विरोध किया जाता है। लाइबेक सम्मेलन में जो नेपल्स में जब इनके पास ये विकल्प दिया जाता है इनके द्वारा कि नेपल्स पर सैन्य कार्रवाई की जाएगी, तो उसका विरोध ब्रिटेन के द्वारा यानी कि जो इंग्लैंड के द्वारा किया जाता है। यहीं से इनमें क्या मतभेद उभरने लगते हैं और यही आगे जाकर क्या करते हैं, संयुक्त व्यवस्था के विघटन का कारण बनते हैं। तो उसी दौरान जो इसके द्वारा बाकी राष्ट्रों के द्वारा जो इसका समर्थन किया जाता है, रूस के द्वारा तो सैन्य सहायता का भी आश्वासन दिया जाता है। और इस लाइबेक सम्मेलन में जो अपने कार्रवाई को वैध ठहराने के लिए जो बात की जाए, ऑस्ट्रिया को जो अधिकार दे दिए जाते हैं, ऑस्ट्रिया को जो नेपल्स के विद्रोह को दबाने का जो काम सौंपा जाता है। और उसी विद्रोह को, नेपल्स में जो विद्रोह है, इस विद्रोह का जो दमन करने का जो कार्य किसे सौंप दिया जाता है, ऑस्ट्रिया को सौंप दिया जाता है। ऑस्ट्रिया को सैन्य सहायता का आश्वासन भी किसके द्वारा, रशिया के द्वारा दिया जाता है। और उसी सम्मेलन में बात की जाए तो इसी सम्मेलन में जब ये काम इसे सौंप दिया गया ऑस्ट्रिया को, तो ऑस्ट्रिया कतई ये नहीं चाहता था। ऑस्ट्रिया तो यही चाहता था कि ऑस्ट्रिया
जो इटली के क्षेत्र, इटली के राज्यों पे उसका अधिकार बना रहे और उन क्षेत्रों में जो उसके द्वारा स्थापित व्यवस्था है वही जो संचालित होते रहे। और रूस के जार के द्वारा भी इसका समर्थन कर दिया जाता है, क्योंकि मूल रूप से तो ये यही चाहते थे ना, क्रांतिकारी विचारों की जो बात की जाए, उनका जो प्रसार नहीं होना चाहिए, क्रांतिकारी विचारों को, लोकतांत्रिक व्यवस्था, इनके विचारों का प्रसार। लेकिन जनता के द्वारा जगह जगह विरोध किया जा रहा था, जगह जगह विद्रोह किया जा रहा था। तो ये चाहते थे कि पुनः उन विद्रोह का दमन करके और राजतंत्र, निरंकुश राजतंत्र को स्थापित किया। क्योंकि तुम देखो कि मेटरनिख तो घोर प्रतिक्रियावादी था, यानी कि लोकतंत्र का विरोधी और क्रांतिकारी विचारों का विरोधी था। लेकिन जनभावना में इनके मन में जो अभी जो ये कुचल थोड़ी सकते हैं, उनके मनों के भावों को थोड़ी कुचल सकते हैं। तो इनके द्वारा रूस के जार के द्वारा समर्थन दिया गया और ऑस्ट्रिया के द्वारा 80,000 सैनिक भेजे गए और इस विद्रोह का दमन कर दिया जाता है। कौन से विद्रोह का? नेपल्स के विद्रोह। इस विद्रोह को जो लीगल ठहराने के लिए, वैध ठहराने के लिए इनके द्वारा क्या किया, लाइबेक सम्मेलन किया जाए और लाइबेक सम्मेलन के तहत जो ऑस्ट्रिया को विद्रोह का दमन करने का अधिकार दे दिया जाता है, यानी सैन्य कार्रवाई का अधिकार। इस सैन्य कार्रवाई का विरोध जो ब्रिटेन के द्वारा किया जाता है। इसी दौरान एक दूसरा विद्रोह और हो जाता है, जो नेपल्स के विद्रोह का दमन नहीं होता, उससे पहले जो पिडमांट का, ये पिडमांट भी तुम देखोगे कहाँ, जो इटली का क्षेत्र है। और इन्हीं क्षेत्रों को लेकर ऑस्ट्रिया के द्वारा इन पर अधिकार जताया गया और इटली के द्वारा इन पर, जब इटली का एकीकरण होता है तो इन्हीं बातों को लेकर इटली और ऑस्ट्रिया में तुम देखोगे जो तनाव की स्थिति पैदा होती है। क्योंकि नेपल्स का अधिकार है जो इटली के द्वारा किया गया नेपल्स राज्य पे और इस पिडमांट पे, और वहीं जो ऑस्ट्रिया का भी जो दावा किया जाता है नेपल्स और पिडमांट, इसी की बात को लेकर जो इनमें मतभेद और आगे जब हम पढ़ेंगे इटली का एकीकरण उसमें भी देखने को मिलेगा। अब पिडमांट में भी विद्रोह हो गया। पिडमांट का शासक कौन था? जो विक्टर इमैनुअल प्रथम था। विक्टर इमैनुअल प्रथम वहाँ का शासक था। वहाँ की जनता के द्वारा भी विद्रोह कर दिया जाता है और उन क्षेत्रों पर अधिकार किसका था? ऑस्ट्रिया का अधिकार था। तो ये और समस्या ऑस्ट्रिया के सम्मुख आ जाती है, जनता के द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है और जनता के द्वारा कहा जाता है कि जो ऑस्ट्रिया को इटली से बाहर निकालने के लिए, ये विद्रोह के पीछे अगर कारण की बात की जाए तो मार्च 1821 ईस्वी में ये विद्रोह होता है। और उसी दौरान जो इटली के नागरिक थे वो ऑस्ट्रिया को इटली से बाहर निकालना चाहते हैं, यानी कि इटली के अंदरूनी मामलों में जो हस्तक्षेप है उसको बिल्कुल, ये जो ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप है उसको बिल्कुल ये इटली के लोगों के द्वारा बर्दाश्त नहीं किया गया और उसका विरोध किया जाता है। और ऑस्ट्रिया जो इन क्षेत्रों पर अपना अधिकार त्यागने के लिए तैयार नहीं था, तो उसी दौरान जो यहाँ जो ऑस्ट्रिया है इसको इटली से बाहर निकालने और तथा स्पेन के संविधान को लागू करने की मांग को लेकर ही क्या होता है, ये जो विद्रोह होता है पिडमांट वाला विद्रोह होता है। और इसी विद्रोह के दौरान देखने को मिलेगा यहाँ का शासक विक्टर इमैनुअल है, इसके द्वारा क्या कर दिया जाता है, अपनी गद्दी को त्याग दी जाती है, अपने सिंहासन को छोड़ देता है। और इसके सिंहासन छोड़ने पे जो वहाँ का शासक उसका भाई चार्ल्स फेलिक्स बन जाता है, जो सिंहासन पर बैठ जाता है। अब चार्ल्स फेलिक्स के द्वारा अपनी गद्दी बचाने का प्रयास किया जाता है और चार्ल्स फेलिक्स के द्वारा भी क्या किया जाता है, ऑस्ट्रिया से सहायता मांग ली जाती है। ऑस्ट्रिया से सहायता की अपील की जाए। ऑस्ट्रिया जो इन क्षेत्रों पर अपना अधिकार जता रहा था, तो इन क्षेत्रों के शासकों को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। ऑस्ट्रिया के द्वारा क्या किया जाता है, इस विद्रोह का दमन भी कर दिया जाता है। इस चार्ल्स फेलिक्स ने ऑस्ट्रिया की सहायता से क्या किया, जो विद्रोह का दमन कर दिया। और इन विद्रोहों का जो दमन इस तरीके से ऑस्ट्रिया के द्वारा किए जाते, अपनी एकाएक सैन्य कार्रवाई की, जिस तरीके से इनके बीच में जो वियना समझौता हुआ और उसके अलावा चतुर्राष्ट्र संघ बनाया था। इन्होंने कहा था किसी राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो उन बातों का जब यहाँ हम देखेंगे कि उन बातों का जो पालन, उन नियमों का पालन नहीं किया जाता, तो ब्रिटेन इनके विरुद्ध हो जाता है। और इस तरीके से इनमें जो मित्र राष्ट्रों में मतभेद उभरने लगते हैं। मित्र राष्ट्रों में बात की जाए तो पहले तो 4 थे, उसके पश्चात फ्रांस भी इसमें सम्मिलित कर लिया जाता है। कौन से? रूस, प्रशा, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड और फ्रांस। अब इनमें जो बात की जाए मतभेद उभरने लगते हैं और इससे क्या हो जाता है, संयुक्त व्यवस्था का विघटन हो जाता है। तो ये जो आज हमने पढ़ा लाइबेक का सम्मेलन। तो विद्यार्थियों, यूरोप की संयुक्त व्यवस्था के तहत हमने जाना कि संयुक्त व्यवस्था में जो यूरोप की समस्याओं का समाधान करने के लिए जो निरंतर मित्र राष्ट्रों के द्वारा जो सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है, जिसमें पहला सम्मेलन एक्सला-सेपल के बारे में पढ़ा, उसके पश्चात हमने ट्रोपो सम्मेलन के बारे में पढ़ा, उसके पश्चात जो आज हमने लाइबेक सम्मेलन के बारे में पढ़ा है। मूलतः लाइबेक सम्मेलन और पिडमांट में होने वाले विद्रोह के बारे में हमने जिक्र किया। लाइबेक सम्मेलन जो उस ट्रोपो सम्मेलन के पश्चात होता है और ये कब होता है, 1821 ईस्वी में होता है, जनवरी में। उसी दौरान जो मूलतः इसमें सम्मेलन को बुलाने का, यानी सम्मेलन का
आयोजन करने के पीछे जो मित्र राष्ट्रों का उद्देश्य था, नेपल्स में होने वाले जो राजतंत्र के विरुद्ध जो विद्रोह, उन विद्रोहों का दमन करने के लिए इसका क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है, जिसके तहत अपनी कार्रवाई को वैध ठहराने के लिए सम्मेलन के माध्यम से उनके द्वारा जो स्वीकृति हासिल की जाती है मित्र राष्ट्रों की। हालांकि इस समय जो ब्रिटेन के द्वारा तो विरोध किया जाता है, लेकिन ऑस्ट्रिया के द्वारा जो स्वीकृति दी जाती है, ऑस्ट्रिया के द्वारा समर्थन, ऑस्ट्रिया का शासक जो जार है उसके द्वारा समर्थन किया जाता है। और ऑस्ट्रिया के द्वारा इस सम्मेलन के पश्चात जो बात की जाए, नेपल्स में अपनी सैन्य कार्रवाई करते हुए जो नेपल्स पर पुनः जो अधिकार कर लिया जाता है और निरंकुश राजतंत्र की स्थापना कर दी जाती है, जिसके तहत फर्डिनेंड को वहाँ का शासक पुनः बना दिया जाता है। अब इसी दौरान हमने जिक्र किया, इसी के समय क्या होता है, जब ये नेपल्स का विद्रोह चला उसी दौरान पिडमांट का विद्रोह हो जाता है। और यही कहाँ का क्षेत्र होता है, जो इटली का क्षेत्र होता है, क्योंकि इटली के क्षेत्रों पे ऑस्ट्रिया के द्वारा जो अपना अधिकार जताया जाता है। और उसी दौरान जैसा कि हमने पढ़ा था, नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा जो क्या किया जाता है, वो जो सैन्य अभियान भी, इटली का सैन्य अभियान भी किया जाता है। तो उसी समय जो इन क्षेत्रों पे इनके द्वारा दावा किया जाता है, अब ऑस्ट्रिया कतई नहीं चाहता था कि ये क्षेत्र मेरे हाथों से निकल जाए। तो इसी बातों को लेकर इनमें जो मतभेद भी उभरने लगते थे और इसी कारण संयुक्त व्यवस्था का क्या हो जाता था, विघटन हो जाता। पिडमांट के शासक की बात की जाए, इमैनुअल विक्टर जो प्रथम था, और इसके द्वारा जो सिंहासन त्याग दिया जाता है। और यहाँ की जनता के द्वारा जो विद्रोह किया, जनता ये चाहती थी कि इटली को ऑस्ट्रिया से बाहर निकाल दिया जाए, ऑस्ट्रिया को इटली से बाहर निकाल दिया जाए, और जो स्पेन का जो संविधान है वो कहाँ लागू किया जाए, पिडमांट में लागू किया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर विद्रोह किया गया और इन विद्रोह को ऑस्ट्रिया कुचलना चाहता था। और जब इसके द्वारा सिंहासन त्याग दिया गया तो चार्ल्स फेलिक्स सिंहासन पर बैठा, उसने जो ऑस्ट्रिया से सहायता मांगी और ऑस्ट्रिया की मदद से इस विद्रोह का भी दमन कर दिया जाता है। और ब्रिटेन लगातार इन दमनों का जो विरोध करता रहता है। और इसी बात को लेकर आगे हम देखेंगे किस तरह की संयुक्त व्यवस्था का समापन हो जाएगा। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अब आगे की क्लास में हम बात करते तो अगले जो बात की जाए सम्मेलन के बारे में पढ़ेंगे, जो वेरोना सम्मेलन होगा। कौन सा सम्मेलन होगा? वेरोना सम्मेलन, उसके बारे में पढ़ेंगे और जल्दी ही जो अपनी ये संयुक्त व्यवस्था को समाप्त करेंगे। हालांकि ऑनलाइन क्लासेज में थोड़ा समय है जो सही ढंग से नहीं मिल पाता है, प्रॉपर जो क्लास है सही ढंग से नहीं हो पाती है, फिर भी हम प्रयास करते हैं समय का सदुपयोग करते हुए जो पूरा का पूरा जो मैं कंटेंट आपको उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा, ताकि किसी तरीके से आपके अध्यापन में जो किसी तरह का व्यवधान ना हो। तो बोलिए, यहाँ तक किसी तरह की समस्या हो, शंका हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हो, और भी किसी तरह की आपकी जो राय और सुझाव हो वो भी आप मुझ तक पहुँचा सकते हो, जो अपने शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप है उसके माध्यम से। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।